साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 3 जनवरी के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथियों ये करंट अफेयर्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो हर एग्जाम्स में आपके लिए लगभग 30% का वेटेज रखता है। साथियों देखते रहिए, डेली हमारा रिवीजन करते रहिए। 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए आज का करंट अफेयर देखते हैं। 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, किसने नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में कितने? 5 जजों की पीठ ने, 5 जजों की संविधान पीठ ने कितने बहुमत से? 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। तो 4 जज कौन कौन से थे? तो 4 जज थे आपके, एक थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, और दूसरे जस्टिस हमारे कौन थे? जस्टिस सुब्रमण्यम जस्टिस सुब्रमण्यम एस सुब्रमण्यम थे, एस बोपन्ना, एस बोपन्ना, सब में जस्टिस लगेगा। जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस गवई थे, एस बोपन्ना थे, जस्टिस वी आर गवई थे, जस्टिस वी आर गवई, और जस्टिस थी नागरत्ना, वी नागरत्ना। तो इन्होंने क्या, नागरत्ना जी ने असहमत व्यक्त की, असहमत। इन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी करनी थी तो 26(2) के अंतर्गत ये आरबीआई को पावर है, आरबीआई कर सकती है, सरकार नहीं। इन्होंने असहमत व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट का किस उसके आर्टिकल के गठन होता है? 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 से 147 तक। तो इन्होंने फैसला 4-1 से दिया कि नोटबंदी सरकार ने जो किया था। कब नोटबंदी हुई थी? नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। 6 साल बाद ये फैसला आया। याचिकाएं इसके विरोध में पड़ी थी। 58 याचिकाएं थी। कितनी? 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए निर्णय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो बहुत ही बड़ा डिसीजन था ये। फिर अगला क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन हमारा है, किस संस्था के अनुसार विश्व की 1/3 जनसंख्या मंदी की चपेट में आ जाएगी? तो IMF के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, IMF के अनुसार। IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इसकी और विश्व बैंक की स्थापना एक साथ हुई थी। और कब हुई थी? 1944-45 में, 1944 से 45 सेशन था में। कहाँ हुई थी? मुख्यालय इसका वाशिंगटन है। वाशिंगटन DC। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन
और चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण, चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण, धीमी होने के कारण 1/3 क्या हो जाएगी, मंदी की चपेट में विश्व 2023 में आ जाएगा। 2023 में मंदी की चपेट में आ जाएगा विश्व, ये इन्होंने बताया। अगला है क्वेश्चन, किसने बर्ड फ्लू का टीका बनाने में सफलता पाई है? तो बर्ड फ्लू का टीका बनाने में किसने सफलता पाई है? तो ये किसने पाई? आईसीएआर की यूनिट भोपाल ने, यूनिट भोपाल के वैज्ञानिकों ने, भोपाल के वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईसीएआर के यूनिट जो है भोपाल के भोपाल अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने ये सफलता पाई है। इससे क्या होगा, जो मुर्गियां मर जाती थी, मुर्गी के कॉमर्शियल उत्पादन कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्म और मुर्गी के कॉमर्शियल जो होता उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी, जिससे लाभ मिलेगा किसानों को। और ये जो आपको मुर्गी मर जाती थी तो उसके 1 किलोमीटर दायरे तक, 2-3 किलोमीटर दायरे तक मुर्गियां मर जाती तो जब बर्ड फ्लू फैल जाता था, तो ये जो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये आईसीएआर जो अनुसंधान है वैज्ञानिक, उसकी यूनिट जो भोपाल की है, इसने के वैज्ञानिकों ने मतलब क्या पाई है, सफलता पाई है। 4 क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की यात्रा कहाँ शुरू होगी? तो ये रविदास घाट बनारस से शुरू होगी, रविदास घाट बनारस से शुरू होगी। और सबसे लंबी यात्रा है क्यों? 3200 किलोमीटर की, 3200 किलोमीटर की। और इसके सबसे पहले कौन? 32 सैलानी जाएंगे स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड की इसकी यात्रा करेंगे। 32 सैलानी स्विट्जरलैंड के यात्रा करेंगे। बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और पर्यटन स्थल इसमें मिलेंगे। 50 पर्यटन स्थलों का निरीक्षण होगा, 50 पर्यटन स्थल, 50 पर्यटन स्थल जो हैं इसके द्वारा देखे जाएंगे। 48 दिन लगेंगे इसमें, 48 दिन। कहाँ कहाँ गुजरेगी? तो ये बनारस से जाएगी, कहाँ? गाजीपुर जाएगी, बनारस से बनारस रूट होगा, फिर गाजीपुर होगा, बिहार। इसके बाद क्या होगा? बिहार पड़ेगा। बिहार के बहुत सी चीज, बक्सर है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर, ये सब पड़ेंगे। गाजीपुर, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर से पश्चिमी बंगाल से फिर बांग्लादेश, उसके बाद डिब्रूगढ़, असम तक की यात्रा रहेगी। तो 3200 किलोमीटर का सबसे लंबा क्रूज जो है, रिवर क्रूज, ये इसकी यात्रा 13 जनवरी शुरू होगी। कब? 13 जनवरी 2023, इसी 13 जनवरी से पीएम जो इसको हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बड़ी चीज है। फिर अगला है 5वां क्वेश्चन, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चयन हो किस टेस्ट
को अनिवार्य कर दिया है। तो ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आगे मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं ले पाए हो अगर तब तक इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए कौन से टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। तो पहले एओयो टेस्ट अनिवार्य था, तो अब उन्होंने किसको अनिवार्य कर दिया है? अब अनिवार्य कर दिया डेक्सा टेस्ट को। किसको अनिवार्य कर दिया? डेक्सा को। डेक्सा टेस्ट। डेक्सा टेस्ट क्या होता है? तो डेक्सा टेस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूल एनर्जी एक्सरे अब्सॉर्प्टोमेट्री। ड्यूल एनर्जी एक्सरे अब्सॉर्प्टोमेट्री। अब्सॉर्प्टोमेट्री होता है। क्या होता है ये? अब्सॉर्प्टोमेट्री होता है। अब्सॉर्प्टोमेट्री। अब्सॉर्प्टोमेट्री। अब्सॉर्प्टोमेट्री ये टेस्ट होता है। ड्यूल एनर्जी एक्सरे अब्सॉर्प्टोमेट्री होता है। इसमें होता क्या है? एब्सॉर्प्टोमेट्री होता है, अब्सॉर्प्टरी होता है, अब्सॉर्प्टोमेट्री। अब्सॉर्प्टोमेट्री होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें दो एक्सरे लिए जाते हैं और इससे क्या होता है? बोन डेंसिटी चेक की जाती है। बोन डेंसिटी भी चेक होती है। बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, मतलब हड्डियों की मजबूती। हड्डियों की मजबूती व फ्रैक्चर, कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत से पहले खिलाड़ी क्या करते थे कि फ्रैक्चर हो गया उंगली में और फिट नहीं होते थे, हल्का फुल्का थोड़ा वो रहता था, तब भी अपने कह देते थे हम फिट हैं। तो अनफिट हो जाते थे, थोड़ा बॉलिंग करते थे या बैटिंग करते थे तो उनको खिंचाव आया था, दर्द हो जाता था। तो उसको दूर करने के लिए डेक्सा टेस्ट को अनिवार्य कर दिया बीसीसीआई ने। और कौन सा? एओ टेस्ट होता है। एओ टेस्ट। इसमें निश्चित टाइम में स्पीड चेक की जाती है बॉलिंग की, तो एओ टेस्ट होता है। तो इसको अनिवार्य कर दिया गया है बीसीसीआई द्वारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा। क्या होता? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बोर्ड ऑफ, क्या होता? बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसको कहते हैं बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय टीम में चयन हो गया। फिर 6 क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कहाँ मिशन 929 लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया है। कहाँ? त्रिपुरा। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आप जानते हैं किसमें होता है? 324 के अंतर्गत, 324 से 329 आर्टिकल में ये गया चुनाव आयोग। इसमें आपके कितने होते हैं? 6, मतलब 3 होते हैं इसमें कमिश्नर होते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और एक कौन से? अरुण जी हैं। तीसरे आपके अनूप पांडे हैं। अरुण। अगला फिर क्या लॉन्च किया है? मिशन 929। इसमें होता क्या है? ये त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर 90% से अधिक मतदान हेतु जागरूकता फैलाने के लिए ये लॉन्च किया गया मिशन 929। मतलब सभी मतदान केंद्रों पे क्या हुआ था?
पिछली बार इसमें कम मतदान हुआ था, इसलिए 929 पे 90% से अधिक मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में ये मिशन लॉन्च किया 929। अगला है मेरा 7th क्वेश्चन, किसने तीनों शतरंज विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते हैं? तो मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2013 में भारत में विश्वनाथ आनंद को हरा के, विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथन आनंद को हराकर चैंपियनशिप जीती थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। कहाँ हराया हुई थी ये? चेन्नई में, भारत में हुई थी। तो इसको इन्होंने जीता था। तो ये बहुत, तो इन्होंने अभी जो अल्माटी में हुआ था, अल्माटी कजाकिस्तान में, इन्होंने जीता है। कौन कौन सा? अल्माटी जीती है, और रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, रैपिड और बिल्ड चैंपियनशिप जीती थी, और उसके पहले भी इन्होंने एक चैंपियनशिप जीती थी जो हुई थी आपकी। तो इन्होंने सभी तीन चैंपियनशिप इसकी होती हैं शतरंज की, तीनों को जीत करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। किसने जीते हैं? मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, नॉर्वे के विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। और 2014 में सबसे कम उम्र में इन्होंने रिकॉर्ड, 2014 में जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले। तो ये मतलब बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है। नहीं, 2013 में तो यही जीता था, 2010 में इनका रिकॉर्ड था। 2010 में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे आपके मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है हमारा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? ये 108वीं हो रही, कौन सी? आज शुरू हो रही। कहाँ शुरू हो रही? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के एक हैं राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ? महाराष्ट्र में। कौन से? महाराष्ट्र संत, इनके एक संत है महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुगडोजी, राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में आयोजित की जा रही है राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में। और इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थीम क्या है इसकी? थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये याद रखना 108वीं है विज्ञान कांग्रेस, 108वीं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय कितने K9 वज्र खरीद रहा है? तो हावित्सर है K9 वज्र, इनको कहाँ तैनात किया गया है? इनको रेगिस्तान में तैनाती इनकी की जाती है। कितने खरीदारी हुए? 100। कौन कौन बनाता है? ये बनाता है L&T कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो। टुब्रो कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दी है, किसने? रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र खरीदने के लिए इसको कहाँ पे? पाकिस्तान और चीन की सीमा पे तैनात किया जाएगा। वैसे लद्दाख में तैनाती का विचार है। 2020 में इसकी तैनाती की गई थी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में तैनाती के लिए। वैसे किस लिए यूज होता है इनका? बेसिकली रेगिस्तान क्षेत्रों में इनका यूज होता है। हॉवित्सर होते हैं जो चलाया जाता है उस द्वारा। तो ये K9 वज्र 100 खरीदने के लिए लार्सन एंड टुब्रो को कंपनी ने इसको बनाया था। तो उसके साथ समझो, इसको रक्षा मंत्रालय ने अपनी अपील भेज दी है इसको बनाने के लिए, 100 का ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले प्रथम पोप कौन थे? तो पोप बेनेडिक्ट थे। कौन थे? पोप बेनेडिक्ट, पोप बेनेडिक्ट, पोप बेनेडिक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, तो कौन से थे? पोप बेनेडिक्ट। पोप बेनेडिक्ट इनका नाम था, बेनेडिक्ट। इन्होंने 2013 में इस्तीफा दिया था। अपने पद से कोई पोप इस्तीफा नहीं देता, इस्तीफा दिया था। उसके बाद कौन पोप बने थे? पोप फ्रांसिस बने थे। पोप फ्रांसिस बने थे, वर्तमान में भी हैं। तो 8 साल से कम इनका कार्यकाल रहा था, 8 साल से कम कार्यकाल। पहले जर्मन पोप भी थे। होता क्या? पोप क्या होता है? कैथोलिक चर्च का मुखिया होता है, कैथोलिक चर्च का मुखिया। चर्च का मुखिया होता है पोप। तो पोप बेनेडिक्ट ने इस्तीफा दिया था। पोप मतलब ये जो है पोप के कार्यकाल में, मतलब 600 वर्ष के इतिहास में था जब पहले पोप बेनेडिक्ट ने 2013 में इस्तीफा दिया था, तभी पोप फ्रांसिस का नंबर आया था पोप बनने का। तो इनकी मृत्यु हो गई है, 95 वर्ष में। तो इसलिए चर्चा में। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहा करिए, लिखते रहा करिए, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं होते, इसलिए मैं अब इसको मिटाता रहूँगा, मिटा के आपको बताऊँगा। 2-3 बार मिटाना पड़ता है, जिससे आपको पूरा मटेरियल मिल जाए, एक्सप्लेनेशन मिल जाए। वैसे क्या होता था, केवल उसी जगह में लिख देते थे तो पूरा नहीं होता था, आपको दिखता भी नहीं था अगर छोटा होता था। तो इसलिए अब इसको मिटा के लिख दिया जाएगा। तो आप साथ ही साथ लिखते रहा करिए, रिवीजन करते रहा करिए, नोट डाउन कर लीजिए करिए। हम आपको मौका देंगे, जब मिटाएंगे तो आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। इसलिए साथियों, हमारे साथ बने रहिए। करंट अफेयर्स का जो मेरा सेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में आता है, और चाहे जिस एग्जाम में बैठिए, जो करंट अफेयर्स का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा हमारे 10 के दम सीरीज चलती है,
उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का हम डिटेल लेक्चर देते हैं, उसको भी देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको वो भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जनरल हिंदी क्लासेज होते हैं हमारे यहाँ, जनरल साइंस क्लासेज होते हैं, मैथ कंपटीशन लेवल क्लासेज होते हैं और साइकोलॉजी भी क्लासेज चलते हैं। तो आपकी सारी समस्या खत्म, हर एक जो भी आप चाहते हैं उसके क्लास हो रहे हैं। जो नहीं क्लास मिल रहा है आपको लेक्चर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो लेक्चर हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे, ये आपसे वादा है। तो आप साथियों हमारे साथ डेली बने रहिए, चाहे आप करंट अफेयर के सेशन में जो डेली बस वही 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होता है, तो इसमें बने रहिए। 10 का दम मेरा भी लेक्चर ऐसे ही होता है। इसी तरीके से आपके जो हिंदी के लेक्चर हैं उसको आप देखिए, रिवाइज करिए, RO ARO के लिए, UPPCS के लिए, आप UPSC के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप चाहते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो मेरे कैलिबर अड्डा को प्लीज़ विजिट करिए। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आपको लगे कि मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए कुछ, तो आप उसको शेयर अवश्य करिए अपने दोस्तों तक, शेयर करिए दोस्तों तक, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत क्या हो, जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसका लाभ उठा सकें पढ़ करके और अपने लक्ष्य की पूर्ति में क्या मेरा योगदान ले सकें हमारे कैलिबर अड्डा का। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।